Hello students, welcome to the third part of chapter wise practice of current electricity. Consider the following two statements. First statement, Kirchhoff's junction law follows from the conservation of conservation of charge, and Kirchhoff's loop follows from the conservation of energy. Which of the following is correct? ठीक है, हम लोग को पता करना है इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट है किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. किर्चॉफ्स लूप फॉलो, जब लूप में आते हैं तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. बिल्कुल सही है. तो यानी हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. A meter bridge is set up as shown to determine an unknown resistance X using a standard 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 cm mark. The end corrections are 1 cm and 2 cm respectively for the ends A and B. Determine value of X is. So हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक नोन रजिस्टर है और ये नोन रजिस्टर है, और जो गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट आ रहा है वो इस डिस्टेंस पर आ रहा है. ठीक है, इसको हम लोग L ले लेते हैं जो कि है 52 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 100 माइनस L बचा हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 48. ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X. और यहाँ पे हमारे पास एंड करेक्शंस भी है 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, यानी इस L पार्ट के लिए 1 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है और इस पार्ट के लिए 2 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है. यानी बेसिकली हमारा यहाँ पे L, ठीक है, L कितना हो जाता है, L हो जाएगा 52 विथ एंड करेक्शन +1. ठीक है, यानी हो जाएगा 53 सेंटीमीटर्स, और 100 माइनस L, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे 48, और विथ एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर्स ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर्स. ठीक है, हमारे पास एक नॉन रजिस्टर है और एक अननोन रजिस्टर, यानी P हमको पता है, P है X और Q कितना है 100 ओम. हमें अपना फॉर्मूला पता है, P/Q = L/100 माइनस L. ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर लेंगे. इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा P हमारा नोन है X, Q है नोन 100 = L है हमारा 53 और 100 माइनस L हो जाएगा 50. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. वेट, ये तो 10 है, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10. ठीक है, ये हमारा 10 है वैल्यू. यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा. 53/5 X = हो जाएगा 10.6 ohms. यानी ऑप्शन नंबर B विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. A resistance of 2 ohm is connected across one gap of meter bridge. The length of wire is 100 cm. Given है meter bridge का length, and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. When these resistances are interchanged, the balanced point shift by 20 cm. Neglecting any correction, the known resistance is. क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि हमारे पास मीटर ब्रिज है. तो पहले केस में क्या है कि उसका एक नोन रेजिस्टेंस है 2 ओम और दूसरा एक अननोन रेजिस्टेंस है जो कि ग्रेटर देन 2 ओम है. वो हमको फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे ग्रेटर देन 2 ओम ही है. तो इसको एक अननोन रेजिस्टेंस लेकर चलते हैं. तो फर्स्ट केस में क्या है कि एक मीटर ब्रिज है, इसमें 2 रेजिस्टेंसेज है और एक वायर है. ठीक है, ये इनिशियली ये 2 ओम है और दूसरा एक अननोन रेजिस्टेंस X है. तो पहले वाले में जो इसका मान लेते हैं, इसका जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो किसी L डिस्टेंस पर आ रहा है. ठीक है, और बाकी जो बच गया वो 100 माइनस L के लिए. तो इस केस में हमारा जो मीटर ब्रिज का इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा 2/X = L/100 माइनस L. ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंसेस था वो इंटरचेंज कर दिया गया, और इंटरचेंज करने से क्या हुआ, जो बैलेंस पॉइंट था वो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो अब केस में क्या होगा कि ये दोनों आपको इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया. अब ये X हो गया और ये 2 ओम हो गया. ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो बैलेंस पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया एक्स्ट्रा. ठीक है, ये L था, अब ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, यानी L+20 ले लेते हैं इसको. ठीक है, और जो बाकी बच गया वो 100 - L+20. तो 100 - L+20
यानी ये हो जाएगा 100 माइनस ब्रैकेट में L प्लस 20, ठीक है। अब इसके लिए जो इक्वेशन बनता है, ठीक है, इस केस के लिए वो हो जाएगा x/2 इक्वल्स टू L प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L प्लस 20, यानी ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस L, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो हमें x का अननोन वैल्यू जो है वो हमको फाइंड हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस इक्वेशन से हम लोग x को निकालें तो इसमें से x आएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस L डिवाइड बाई L, चलिए 200 माइनस 2L, ठीक है। इसमें से x का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। और इधर से x का क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 40 डिवाइडेड बाई 80 माइनस L। अब इन दोनों x के वैल्यूज़ को अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो हम लोग को यहाँ पर देखने मिल जाएगा 200 माइनस 2L डिवाइडेड बाई L इक्वल्स टू 2L प्लस 40 डिवाइडेड बाई 80 माइनस L। दैट इम्प्लाइज, ये अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा, पहला 200 इंटू 80 16,000 माइनस 160L माइनस 200L प्लस 2L स्क्वायर इक्वल टू 2L स्क्वायर प्लस 40L, ठीक है। अब इक्वेशन के दोनों तरफ 2L स्क्वायर है तो 2L स्क्वायर और 2L स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इधर ये आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे 16,000 को एक साइड रख लेते हैं, ये हो जाएगा 60,000 और बाकी L के टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 40L प्लस 160 और प्लस 200, ये हो जाएगा 400 टाइम्स ऑफ L। दैट इम्प्लाइज L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 40। अब इस L इक्वल्स टू 40 को हम लोग इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं या फिर इसमें, दोनों में जिसमें आपको इजी लगे आप उसमें पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट करने पे हमारे पास निकल के आता है, ये हो जाएगा 2/x, ठीक है। इसको x/2 कर लेते हैं, ठीक है। x/2 इक्वल्स टू 100 माइनस L। अब 100 माइनस L कितना है, L 40 है, डिवाइड बाई 40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 टाइम्स और 100 माइनस 40 इज 80 एंड 80 डिवाइडेड बाई 24, दैट मीन्स 4 ohm will be our correct answer, option number B. In a circuit shown in the given figure, a meter bridge is in its balanced state. The meter bridge wire has a resistance 0.1 ohm per centimeter. The value of unknown resistor X and the current drawn from the battery of negligible resistance is. यानी इसमें हम लोग को दो चीज़ फाइंड करना है। पहला तो ये एक unknown resistance X कितना होगा फर्स्ट, और दूसरा unknown resistance X कितना होगा, और दूसरा कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है वो भी फाइंड करना है। हमारे पास वोल्टेज गिवन है तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट का ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास बैलेंस पोजीशन है 40 और 60, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 6 ओम इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 60, ठीक है। 6 से ये 10 टाइम्स 114 एंड दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हमारा 4 ओम आ गया पहला, ठीक है। इसमें 4 ओम किसमें, बस C में ही एक 4 ओम है, बाकी हम लोग करंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है जो कि है मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस गिवन है कि वायर है रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। इस वायर का जो हमारा बीच में वायर है मीटर ब्रिज का, इस मीटर ब्रिज का वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 0.1 ओम है, यानी टोटल ये कितना, ये 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.1 ओम, यानी ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। और ऊपर में हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया था 4 ओम, यानी ऊपर में ये दोनों को ऐड करके ये बन जाता है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में है यहाँ पे 10 ओम, ठीक है। तो इन दोनों से मिला के हमारा जो R इक्विवेलेंट निकल कर आता है वो हो जाता है 10/2 यानी 5 ओम्स, ठीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस है। वोल्टेज हमारे पास गिवन है
5 वोल्ट। हम लोग क्या क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू V बाई आर, दोनों ही 5 है, यानी 5/5 दैट मीन्स 1 एम्पियर। यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। In a potentiometer experiment, when 3 cells A, B and C are connected in series, the balance length is found to be 740 centimeter. If A and B are connected in series, balancing length is 440 centimeter. For B and C connected in series, that is 540 centimeter. Then EMF of EA, EB and EC are respectively in volts. तो बेसिकली हमारे पास 3 सेल्स है, EA, EB और EC, ठीक है। जब ये तीनों ही एक साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो 740 सेंटीमीटर आता है। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि 3 EMF है, ठीक है, EA प्लस EB प्लस EC, ये तीनों मिला के इनका जो बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 740 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा A और B जब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो ये कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, 440, ठीक है। यानी EA प्लस EB ये आ रहा है 440 सेंटीमीटर। साथ में हमारा है EB प्लस EC, इसका बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है 540, ठीक है। जब हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, यानी हमारा EA और EB जब 440 है तो EC कितना बच गया, 300, EC 300 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे EA आ जाता है 200 इक्वल और EB 240, यानी इन तीनों को सॉल्व करके हमारा जो एंड रिजल्ट आ रहा है तीनों के लिए वो आ जा रहा है, EA आ रहा है 200, ठीक है, EB आ रहा है 240 और EC के लिए जो आ रहा है बैलेंसिंग पॉइंट वो कितना आ जा रहा है, 300, ठीक है। अब इन तीनों ही EMFs का L के साथ जो इसका रिलेशन होता है EA इज़ टू EB इज़ टू EC, ठीक है, वो तीनों का ही बैलेंसिंग लेंथ जो कि L से हम लोग डिनोट करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ के साथ इसका जो रेशियो आ रहा है 200 इज़ टू 240 इज़ टू 300। इसको अगर 100 से अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 100 इज़ टू 120 इज़ टू 150। अब तीनों को ही अगर 100 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1 इज़ टू 1.2 इज़ टू 1.5, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 इज़ टू 1.2 इज़ टू 1.5, ऑप्शन नंबर ए। ये इस वाले पर जैसे अगर EA बाई EB है, 2 EMFs है तो उसके लिए होता है LA बाई LB, बैलेंसिंग लेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If specific resistance of potentiometer wire is 10 to the power minus 7 ohm meter and current flowing through it is 0.1 ampere, cross section area of wire is 10 to the power minus 6 meter square, then potential gradient will be. So according to the question, specific resistance of potentiometer wire is given. That means rho given है, rho है 10 to the power minus 7 ohm meter, ठीक है। करंट गिवन है, करंट है कितना 0.1 एम्पियर। क्रॉस सेक्शन गिवन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए इज गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, या फिर dV बाई dr, इसको भी हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या फाइंड करना है, V बाई L फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उससे हमारे पास निकल कर आता है, इसमें रो गिवन है और एरिया गिवन है, यानी हमारे पास इससे हम लोग निकाल सकते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई ए, ठीक है, रो L बाई ए, यानी R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग R बाई एल कर ले, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट R बाई एल, R बाई एल क्या हो जाएगा, रो बाई ए, ठीक है। और रो बाई ए कितना हो जाएगा, रो है हमारा 10 टू द पावर माइनस 7 और एरिया है 10 टू द पावर माइनस 6, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1, यानी 0.1 ओम पर मीटर, ठीक है। यानी हमारे पास जो R का वैल्यू आ गया फाइनल, R बाई एल का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 0.1 ओम पर मीटर,
ठीक है। साथ में हमारे पास आई गिवन है, आई कितना 0.1 एम्पियर गिवन है। फाइंड क्या करना है, वी बाई एल फाइंड करना है, यानी वी बाई एल, वी क्या होता है आई आर, ऊपर हम लोग आई आर और डिवाइड बाई एल हो जाएगा। हमारे पास आर बाई एल का वैल्यू ऑलरेडी है, यानी आई है 0.1 और आर बाई एल भी है 0.1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.1 0 पॉइंट हो जाता है 0.01, दैट मीन्स 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर। The current in the primary circuit of a potentiometer is 0.2 ampere. The specific resistance and cross section of the potentiometer wire are 4 into 10⁻⁷ ohm meter and 8 into 10⁻⁷ meter square respectively. The potential gradient will be, ये सेम टाइप का कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको सेम इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करें, ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ डीसी वोल्टेज विथ एप्रिसिएबल रिपल expressed as V equals to V1 plus V2 cos omega t is applied to a resistor R. The amount of heat generated per second is given by, ठीक है। इस क्वेश्चन में है हमारे पास कि एक डीसी वोल्टेज है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं डीसी वोल्टेज का नेचर कैसा होता है, ठीक है। एक डीसी वोल्टेज है जो कि एक रिपल निकाल रहा है जिसका फॉर अ वोल्टेज, ठीक है। क्या है V का वैल्यू V1 प्लस V2 cos ओमेगा टी अप्लाइड टू रेजर आर, फॉर अ गिवन रेजर आर के लिए ये एक रिपल प्रोड्यूस हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, हमें हीट फाइंड करना है पर सेकेंड, ठीक है, क्लियरली गिवन है हीट जनरेटेड पर सेकेंड। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हीट के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें पता है H इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर आर टी। अगर इसको हम लोग वोल्टेज के टर्म में लिखें तो हो जाता है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ओके, हमें क्या फाइंड करना है हीट जनरेटेड पर सेकंड, यानी H बाई टी। अगर T को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाता है हीट जनरेटेड पर सेकंड। क्या बच गया V स्क्वायर बाई आर। अब इन दोनों के वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। V हमारे पास क्या है V1 प्लस V2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा H इक्वल्स टू H बाई टी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। V स्क्वायर क्या है V1 प्लस V2 कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर एज इट इज़ आर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये हो जाता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 कॉस ओमेगा टी। अब हम लोग आते हैं कॉस ओमेगा टी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, तो जो इन फॉर डीसी वोल्टेज, ठीक है, फॉर डीसी हमारा जो कॉस ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के लिए जो ओवर अ साइकिल, ठीक है, किसके लिए ओवर अ साइकिल, फॉर अ साइकिल, इसका जो एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू कितना होता है 1/2। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी के लिए ओवर अ साइकिल जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं कॉस स्क्वायर टी और कॉस ओमेगा टी को इस इक्वेशन में, सॉरी डिवाइड बाई आर भी यहाँ पर रहेगा इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो H बाई टी आ जाता है निकल के, ये कुछ इस तरह आ जाएगा H अपॉन टी। हमारे पास था V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2V1 V2 कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की जगह पर अगर वैल्यूज़ रखते हैं तो ये V1 स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे होगा V2 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू था 1/2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 इंटू 0, ठीक है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 था। यहाँ पे हो जाएगा R, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 और डिवाइड बाई आर। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 2V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
A cell sends a current through a resistance R1 for time t. Next, the same cell, यहाँ पे same cell का यूज हो रहा है, same cell sends current through another resistance R2 for the same time t. If the same amount of heat is developed, अब heat भी same amount of time के लिए, in the both resistance, then the internal resistance of the cell is, इसमें क्या क्या सेम है? सबसे पहले तो हमारा टाइम सेम है, ठीक है, वो तो सेम टाइम t हो रहा है, सेल भी हमने सेम लिया है, और फिर सेम अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट हो रहा है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करना है, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा गिवन है जो कि एक जो हीट जनरेट हो रहा है पहले सेल से वो किसके इक्वल है? दूसरे सेम ही सेल के दूसरे, जिसके लिए रेजिस्टेंस R2 है, ये R1 के लिए और ये R2 के लिए। तो पहले वाले केस में हमारा जो H1 का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं I1 स्क्वायर R1 इंटू टी, क्योंकि टाइम सेम है। दूसरे केस में एक I2 जनरेट हो रहा होगा I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू टाइम टी, ठीक है। यहाँ पे टाइम सेम है तो हम लोग टाइम को कैंसिल आउट कर लेंगे। R1 और R2 गिवन है और हम लोग को क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हम लोग I1 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा जो I क्या होता है? I होता है E डिवाइड बाई R प्लस R, ये होता है हमारा I के लिए, जिस फॉर अ गिवन EMF E विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इस केस में हम जब I1 के लिए निकालेंगे, I1 के लिए हो जाएगा E, EMF तो सेम है हमारा तो हम लोग E ही रखेंगे, रेजिस्टेंस पहले के लिए R1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सिमिलरली I2 के लिए हो जाएगा E डिवाइड बाई R2 प्लस R, ठीक है। इन दोनों के वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, और ये टी पहले ही हम लोग कैंसिल कर सकते थे, अभी भी हम लोग हटा सकते हैं, ये टी और टी हम लोग पहले रिमूव कर लेते हैं। R1 इक्वल्स टू I2 के लिए हो जाएगा E स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ भी हमारा E स्क्वायर और E स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फर्दर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा R1 इंटू ये R2 प्लस R का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R इंटू R2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा R2 और यहाँ पे R1 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R इंटू R1। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, ये एक साइड के लिए हो गया। दूसरे साइड में हो जाएगा ये R1 स्क्वायर R2 प्लस R स्क्वायर R2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ R कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2। यहाँ पर हम देखते हैं ये कैपिटल R1 R2 वाला 2 टाइम्स और ये सेम है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। R स्मॉल r के टर्म को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, इस तरफ R1 है और उस तरफ R2 इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस R2 हो जाएगा, और इधर है R1 स्क्वायर R2 और इधर R1 इंटू R2 स्क्वायर, यानी इन दोनों में से ही R1 और R2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? R1 माइनस R2, ठीक है। अब यहाँ पर ये R1 R2 कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है कि R स्क्वायर इक्वल टू R1 R2, दैट मीन्स R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट R1 R2, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया द अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस, यानी ऑप्शन नंबर डी। A fuse wire with a circular cross-sectional radius of 0.02 mm blows with a current of 5 ampere. For what current another fuse wire made from the same material with cross-sectional radius of 0.04 mm will blow? तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ गिवन है, एक क्रॉस सेक्शनल रेडियस और दूसरा करंट, ठीक है। हमारे किसी भी वायर के लिए जो करंट का क्रॉस सेक्शनल रेडियस या क्रॉस सेक्शनल डायमीटर के साथ जो फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम लोग याद रख सकते हैं कि I स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल रेडियस, द क्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस, या फिर हम लोग डायमीटर के केस में भी हम लोग इसको d क्यूब लिखते हैं, ठीक है।
अगर रेडियस दिया है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस दिया हुआ है तो आर क्यूब, और अगर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर दिया हुआ है तो डी क्यूब से हम लोग इसको रिलेट करते हैं। तो इस रिलेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास R1 गिवन है, ठीक है। रेडियस ऑफ फर्स्ट टाइम कितना 0.02 mm गिवन है, ठीक है। और I1 कितना गिवन है 5 एम्पियर। सेकंड केस में हमको I2 फाइंड करना है, जिसके लिए R2 गिवन है 0.04 mm। तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। I2 फाइंड करना है तो I2 डिवाइड बाई I1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू R2 क्यूब डिवाइडेड बाई R1 क्यूब। ठीक, दैट इम्प्लाइज I2 स्क्वायर को एज इट इज रखने देते हैं, और I1 स्क्वायर, हमारे पास I1 कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 एम्पियर के लिए हो जाएगा 25 इक्वल R2 क्यूब, ठीक है, यानी R2 बाई R1। R2 कितना है 0.04 डिवाइड बाई 0.02, इसका होल क्यूब कर देते हैं, और 0.02 के साथ 0.2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा I2 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब यानी 8, ठीक है। और I2 को हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √25 इंटू 8 हो जाता है 200, ठीक है। √200 आ जाता है ऑलमोस्ट 14 के आसपास, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो 14 पॉइंट समथिंग हमारे पास ऑप्शन में है 14.7, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14.7 एम्पियर। 12 equal wires, each of resistance 4 ohm, are joined to form a skeleton cube. The effective resistance of cube between 2 points which are diagonally opposite corners. ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पे स्केलेटन क्यूब है, ठीक है, कोई क्यूब 3D शेप है, वो 12 इक्वल वायर से बना है, ठीक है, जिसका फॉर ईच वायर द रेजिस्टेंस इज 4 ओम, और हमें उसके 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स विच इज डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पर है, उसके लिए हमें इसका आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो इस क्यूब वाले शेप के क्वेश्चंस को हमें समझने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग को देखना होगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है क्यूब वाला केस, स्केलेटल क्यूब वाला केस। तो हम पहले एक क्यूब ले लेते हैं। तो इस क्यूब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्यूब से रिलेटेड, वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये जो सारा क्यूब है, इसका जो सारा एजेस है वो एज अ वायर हम लोग को ट्रीट करना है, ठीक है। अगर ये सारा ही वायर्स आर, ठीक है, सारा ही वायर आर रेजिस्टेंस का है, आर ओम का है सारा ही वायर्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, 3 चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहला हमारा बॉडी डायगोनल, ठीक है, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, एनी 2 कॉर्नर्स फॉर द बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल हम लोग ये एक कॉर्नर और इस एक कॉर्नर को ले सकते हैं, ये एक बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है, या फिर इस डायगोनल से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, ठीक है, ये एक बॉडी डायगोनल होता है। तो हम लोग कोई भी एक बॉडी डायगोनल लेते हैं तो उस बॉडी डायगोनल के केस में हमारा जो आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बॉडी डायगोनल के लिए लिख लेते हैं पहले, ठीक है। बॉडी डायगोनल के केस में हमारा जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है 5r/6, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा कि अगर उसी क्यूब में, ठीक है, ये क्यूब है कोई, अगर इसमें कहता है कि हमें चाहिए फेस डायगोनल के लिए कोई भी एक डिफरेंट फेस, कोई भी एक फेस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उस फेस के जैसे ये एक सामने वाला एक फेस है, अगर इसका डायगोनल से, ठीक है, एक ये फेस और एक ये कॉर्नर, हम लोग ये 2 कॉर्नर ले लेते हैं। तो इस फेस डायगोनल के लिए, फेस डायगोनल के केस में हमारा जो आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वो होता है 3 टाइम्स ऑफ r/4, और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अलॉन्ग एनी एजेस, ठीक है, किसी भी एज के अलॉन्ग, अगर ये हमारा किसी भी एज के अलॉन्ग, कोई भी एज, हम लोग ये एज ले सकते हैं, ये एज ले सकते हैं, ये एज ले सकते हैं, कोई भी एज के अलॉन्ग, जैसे मान लो हम लोग ऊपर वाले एज को ले लेते हैं, इसी एज के अलॉन्ग,
ठीक है, अगर हमें इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है फॉर द गिवन रेजिस्टेंस आर ऑफ ऑल द एजेस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे along any edge, along any edge, ठीक है। उस केस में यहाँ पे हो जाता है आर इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करते हैं, वो जाता है 7 टाइम्स ऑफ आर डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, इसको हम लोग एग्जाम पर्पज से हमें इसको याद रखना होगा, ठीक है। फॉर बॉडी डायगोनल 5r/6, फॉर फेस डायगोनल इट इज़ 3r/4 और अलॉन्ग एनी एज ये हो जाता है 7r/12। तो इसमें हम लोग इसी फॉर्मूला का इस यूज़ करेंगे। इसमें हमें पूछा है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है, इन फॉर द क्यूब। तो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स इन अ क्यूब हम लोग इसको बॉडी डायगोनल लेते हैं। सो फॉर द बॉडी डायगोनल हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 5r/6, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं 5r/6 को। आर हमारे पास कितना गिवन है 4 ओम, ठीक है। हमें जो आर इफेक्टिव चाहिए, ठीक है, आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5r/6, यानी हमारे पास 5 इंटू आर कितना है 4 डिवाइड बाई 6, ये हो जाता है 20 डिवाइड बाई 6, ये इक्वल टू हो जाएगा 10/3 ओम्स। 10/3 ओम्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये है 12 इक्वल रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 2 ओम फॉर्म द एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है। ये फॉर एनी एजेस है। इफ अ 2 वोल्ट बैटरी हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन 2 एडजेसेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया, ये 2 एडजेसेंट होगा, 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरीज, ठीक है। इस केस में क्या है 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स, यानी किसी भी फेस के एक 2 एडजेसेंट कॉर्नर के लिए ये बात कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर का किसी भी एक, मान लीजिए हम ये एज ले लेते हैं और इसका इस 2 कॉर्नर पे हम ले लेते हैं, इस 2 कॉर्नर के थ्रू हमें चाहिए इसका आर इक्विवेलेंट सबसे पहले, और हमें क्या फाइंड करना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि 2 वोल्ट का है और साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, ठीक है, जो कि इसके आर इक्विवेलेंट के साथ सीरीज में आ जाएगा वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। और फॉर द एज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 7r/12, ठीक है। फॉर द एज आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, इस 2 पॉइंट के बीच में, ये अगर ए और बी है तो, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते, ये ए और बी अगर हटा दी, इस 2 पॉइंट के बीच में हमारा जो आर इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो हो जाएगा 7r/12, यानी 7 टाइम्स ऑफ r/12, और ईच रेजिस्टेंस का कितना है 2 ओम है, ठीक है। ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 14/12 या फिर 7/6। आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 7/6 ओम। हमें फाइंड करना है करंट, आई हो जाएगा E/R इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर। EMF हमारे पास 2 वोल्ट, इसको हम लोग सिर्फ 2 लिखते हैं, 2 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट है 7/6 और ये है 0.1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास I जो है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 7 प्लस 0.6, 12 डिवाइड बाई 7.6, यानी ये आ जाएगा ऑलमोस्ट सॉल्व करने के बाद 30/19 एम्पियर के इक्वल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30/19। सो फ्रेंड्स, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस और लगातार इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे, आप अपडेटेड रहिए और कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।